आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर मेटेओरोलॉजी को एक क्विक रिवीजन के रूप में कवर कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई साहब क्विक रिवीजन बोलकर आप 40 मिनट का वीडियो बना दिए हो, तो आपको इस बात की क्लैरिटी देना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर मेटेओरोलॉजी बहुत लंबा-चौड़ा सब्जेक्ट है। तो कवर करने को तो उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बन सकते हैं और मैं बना भी चुका हूँ। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या बातें सीधा एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, उन्हें एक साथ कंबाइन करते हुए इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। एंड आई एम रियली श्योर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में। अब क्लाइमेट और वेदर की सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं देखेंगे, उसके क्या क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट की और सभी इंपॉर्टेंट चीजें उनसे देखते हुए चलेंगे। फादर किसी के पापा का नाम नहीं जानेंगे, फादर का मतलब समझते हैं आप कि मेटेरोलॉजी के फादर कौन है, इंडियन मेटेरोलॉजी के फादर कौन है और इस तरह के अलग अलग हम फादर्स या जो साइंटिस्ट के नेम याद रखे होते हैं उन्हें जानेंगे। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर का, टीएसएम, क्या बोल रहा हूँ, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, हाँ, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ये क्या है, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए इंसान को, उन्हें देख लेंगे। सोलर रेडिएशन, एल्बिडो के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है वो एक लिस्ट आउट कर लेंगे। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें देख लेंगे। रेनफॉल, मानसून, क्लाउड सीडिंग, सभी को एक जगह देख लेते हैं। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, किस तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी को जान लेंगे। बायोक्लाइमेटिक लॉ क्या होता है, आइसोप्लेट्स क्या होते हैं, आइसो वाली कई सारी टर्म्स होती हैं, है ना। तो आइसो बार क्या है, आइसोटॉप क्या है, ऐसे तो पॉपुलर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब एग्रोमेटेरोलॉजी से रिलेटेड क्या आइसोप्लेट्स हो सकते हैं, उन्हें एक जगह पे इस वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड आई रियली होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले जनरल बातें वेदर और क्लाइमेट के बारे में। वेदर क्या है, बच्चा बच्चा जानता है कि भाई साहब इट्स अ डे टू डे स्टेटमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। रोज रोज जो बदलता देख रहे हैं वो तो इंसान है, अरे नहीं, वेदर की बात हो रही है। वेदर है और उसको हम कह रहे हैं पर्टिकुलर प्लेस के लिए, है ना, ये रोज बदल रहा है। और हम कहेंगे क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर इन अ गिवन एरिया ओवर लॉन्ग या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट। बहुत लंबे वक्त के बाद कोई बदल रहा है तो वो क्लाइमेट है। ठीक है, तो क्लाइमेट का और वेदर का फर्क आप हमेशा से जानते हैं। क्लाइमेट जो है वो 20 से 30 पिछले सालों 20-30 सालों का जो हम देखते हैं एवरेज होता है उसे क्लाइमेट कहते हैं। इस इलस्ट्रेशन से आप समझ सकते हैं, इट्स अ शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, इट्स अ लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ अ वेदर। ठीक है, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट और इस तरह से क्लाइमेट अलग अलग तरह के होते हैं। एरिड क्लाइमेट, सेमी एरिड या हम कहते हैं ह्यूमिड, इस तरह से चीजें आप समझते हैं। कैन चेंज विद इन अ मिनट और हॉर्स, मूड की तरह होता है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। जबकि ये हम कह सकते हैं क्लाइमेट एक तरह से कह सकते हैं लंबे टाइम तक जो है वो परसिस्ट करता है। एक काम की बात देखी है कि क्लाइमेट अंडर क्रॉप कैनोपी और द एक्चुअल क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ हैबिटेट इज नोन एज इको क्लाइमेट। किसी पर्टिकुलर हैबिटेट के नीचे का जो पर्टिकुलर क्लाइमेट है उसे इको वर्ड देना है, इको क्लाइमेट, है ना। तो हम स्पेसिफिकली इस टर्म को भी ये क्रॉप कैनोपी के लिए या कोई फर्दर हम कह सकते हैं हैबिट है तो उसके लिए, हैबिटेट है तो उसके लिए। अब क्लाइमेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटिक कंडीशन। अब डेफिनेशन तो कौन ही पूछेगा यार, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पहली बार किसने अटेम्प्ट किया, कैसे किसने कोशिश करी। तो डी कॉन्डले ने, कैंडोले बोल दीजिए जो भी बोलना चाहें, डी कैंडोले ने 1900 के अंदर पहली कोशिश की। भाई कोशिश करना अलग बात है, लेकिन कोपेन ने पहली बार हम देख सकते हैं फर्स्ट टाइम क्लासिफाई द क्लाइमेट ऑन दी 5 एलिमेंट बेस्ड ऑन द वेदर एलिमेंट्स, जो कि 5 हैं। कोपेन क्लासिफाइड क्लाइमेट इनटू 5 ग्रुप्स। कौन है वो 5 ग्रुप, कौन से हैं वो 5 ग्रुप, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल, अरे रुक जा भाई, ट्रॉपिकल है, ड्राई क्लाइमेट, टेम्परेट, है ना, कॉन्टिनेंटल और साथ में पोलर। तो इस तरह से उन्होंने 5 हम देखते हैं क्लाइमेट के अंदर, कोपेन ने इसे बांटा था। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन, थॉर्नफेट ने दिया था। अभी थोड़ा रुक जाते हैं, आपको आगे प्रोसीड कराते हैं इस चीज को। द क्लासिफिकेशन ऑफ सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर पे फोकस पहली बार किसने किया, तो हम कहेंगे ट्रॉल ने किया। एग्रीकल्चर की बात करते ही वो बंदा ट्रॉल हो गया। ऐसे करते हुए कुछ भी ट्रिक बनाओ और याद रखो। 1965 के अंदर उन्होंने ऐसी कोशिश की थी। 15 हम देख सकते हैं अलग अलग पार्ट में उन्होंने क्लासिफाई किया क्लाइमेट को। और ट्रॉल टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिड मंथ एज अ पैरामीटर, उसने क्या टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंसिडर किया है। थॉर्नथवेट जो कि काम की बात है, थॉर्नथवेट ने 1933 के अंदर क्लाइमेट का एक क्लासिफिकेशन दिया जो कि बेस्ड था, काम की बात किस पे बेस्ड था, प्रेसिपिटेशन और एवापोट्रांसपिरेशन, है ना। पीई का मतलब प्रेसिपिटेशन एंड एवापोट्रांसपिरेशन का एक इंडेक्स, और टीई मतलब थर्मल एफिशिएंसी, कॉपी में लिख लें आप प्लीज, थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स से रिलेटेड था। और साथ में सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने देखी रेनफॉल।
काम की बात आपको याद हो गई कि थॉर्नवेट ने कैसे इसे क्लासिफाई किया। नेक्स्ट है द मॉडिफाइड थॉर्नवेट सिस्टम जो है 1945 में इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन। इसके ऊपर है बेस्ड, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन के ऊपर बेस्ड था। मतलब 1933 में जो उन्होंने पीई इंडेक्स और टी इंडेक्स देखा, वो लोगों को थोड़ा कम समझ आया। थॉर्नवेट ने कहा कि भाई साहब थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, लोगों के लिए कुछ चीजें इजी बनाने की कोशिश करते हैं। तब उन्होंने पीई इंडेक्स की जगह पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन पीईटी को कंसिडर किया, which approximates the water use of plants and an unlimited water supply। कि भाई साहब पानी अगर दिया जाए लगातार तो पौधा कितना इवेपोरेशन करता है, इवेपोट्रांसपायरेशन करता है, तो उससे रिलेट करते हुए उन्होंने क्लाइमेट को क्लासिफाई करने की कोशिश की, पीईटी से रिलेटेड, राइट। अब हम देख रहे हैं कि थॉर्नफेट से रिलेटेड ही एक बात याद रखनी कि इवेपोट्रांसपायरेशन का कॉन्सेप्ट कौन लाए, तो थॉर्नफेट ही लाए थे। नेक्स्ट एक काम की बात यह है कि थॉर्नफेट का क्लासिफिकेशन है कैसे। देखो डिटेल में समझाएं तो बहुत ज्यादा लंबा वक्त बीत सकता है इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस आपको दिखा दूं कि देखो इन्होंने इस तरह से क्लासिफाई किया था। मुझे नहीं लगता पर्टिकुलरली एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, लेकिन बस चीजें याद रख लेना कि भाई साहब 5 तरह से इन्होंने ह्यूमिडिटी से बेस्ड वेरी ह्यूमिड, ह्यूमिड फॉरेस्ट, सेमी ह्यूमिड ग्रासलैंड, सेमी ड्राई स्टेपे एंड ड्राई डेजर्ट, इस तरह से क्लासिफाई किया था। और हम देख सकते हैं ह्यूमिडिटी प्रोवाइंसेस को देखते हुए वेजिटेशन और टी का इंडेक्स उन्होंने पहले कैसे दिया था, इस तरह से दिया था। टेम्परेचर एफिशिएंसी या थर्मल एफिशिएंसी जिसे हम कह रहे थे, तो उससे बेस्ड चीजें जैसे कि टीई का इंडेक्स जो है वो ट्रॉपिकल के लिए 128 बताया गया। तो कोई पूछेगा नहीं एग्जामिनेशन में, लेकिन ठीक है दिमाग में एक बार आ जाता है कि भाई जिसकी बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ फंडा देख तो लें एक बार, कि भाई याद नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में नहीं आता। लेकिन फर्दर आप इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिया है इस एग्जाम साइट का, तो इस जगह से आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं कि भाई फर्दर किसी एग्जाम में डिटेल्स चाहिए अगर आपको, तो आप वहां पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीजन के बारे में। तो भाई क्लाइमेट और वेदर की बातें जब हो ही रही हैं तो साथ साथ में सीजन को भी देख लेते हैं। सीजन दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, मेटेरोलॉजिकल सीजन और दूसरा हम कहते हैं, अभी समझेंगे दूसरा कौन सा है, दूसरा है एग्रोनॉमिक सीजन। मेटेरोलॉजिक का मतलब ये होगा कि जो कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून से रिलेट करते हुए जो बताए जाते हैं, मेटेरोलॉजिकल डाटा से रिलेट किए जाते हैं, यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से रिलेट किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटेरोलॉजिकल सीजन। 4 है आईएमडी के अकॉर्डिंग। तो पहला जनवरी से फरवरी जैसा सीजन जो है वो कोल्ड वेदर कहा गया है, मार्च अप्रैल जैसी जो वो हम हॉट वेदर कह रहे हैं, जून से सितंबर को मानसून, साउथ वेस्ट मानसून का सीजन कह रहे हैं, और साथ में अक्टूबर टू नवंबर दिसंबर जो है उसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून से मानसून का सीजन कह रहे हैं। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रोनॉमिक। एग्रोनॉमिक के अंदर तो हम याद रखते ही हैं जैद, खरीफ और रबी। जैद का आप मतलब समझते हैं जो समर सीजन की क्रॉप जैसे कह देते हैं, तो मिड फरवरी टू मिड जून है। खरीफ आप जानते ही हैं कि जून से लेकर अक्टूबर तक हो सकती है, रबी जो है वो मिड अक्टूबर टू फरवरी तक हो सकती है, ठीक है ना। अब आगे पीछे मंथ आप कहेंगे कि हमें तो ऐसे याद था भाई इधर से इधर होता है, वो थोड़ा बहुत मंथ का आप कुछ बुक्स में देख सकते हैं फ्लक्चुएशन, बट मोटा मोटी यही टाइम पीरियड जो है वो जैद है, वही खरीफ है, वही रबी है। अब एज अ एग्रीकल्चरल स्टूडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार कुछ तो एग्जाम्पल, क्या सारे ही एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, कौन सी क्रॉप खरीफ में है, कौन सी जैद में है, कौन सी रबी में है। तो कुछ तो यहाँ लिखे गए हैं और कुछ ऐसी मैं होप करता हूँ आपको याद होंगे कि सभी क्रॉप्स कौन सी खरीफ में है, कौन सी रबी में है ना। तो इस तरह की अगर चीजें पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि भाई साहब देखो इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने ट्रिक से कभी याद किए थे, तो मुझे ट्रिक जरूर बताइएगा आपके दिमाग में जो याद हो आपको, कि खरीफ की सारी क्रॉप्स मैंने इस तरह से याद कर रखी हैं, रबी की मैंने ऐसे याद कर रखी हैं। अगर जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो राइस, कॉटन, मेज ये सारे खरीफ में आ रहे हैं। जैद जो है वाटर कुकम्बर एंड ऑल, क्यूकर बिटेसी आई थिंक इस जैद में आ जाती है। और रबी जो है वो वीट, पी एंड बार्ले, दीज आर रबी सीजन क्रॉप्स। मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन के लिए, एमडीआई जैसे कह देते हैं लोग। तो इसका फॉर्मूला पहले याद रखेंगे कि प्रेसिपिटेशन में से माइनस करना है पोटेंशियल इवेपोर्ट ट्रांसपायरेशन और भाग लगा देना है वापस पोटेंशियल इवेपोर्ट ट्रांसपायरेशन में। समझ में आया क्या? समझ में आने जैसा था क्या? याद करने वाली बात है ये तो, कि भाई एमडीआई दिया किसने है? थॉर्नफेट ने। इवेपोर्ट ट्रांसपायरेशन की बातें किसने की थी? थॉर्नफेट ने। और एमडीआई का कॉन्सेप्ट क्या है? P is equals MDA is equals to P minus PET upon PET into 100। काम की बातें ये तीन वैल्यूज याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, कि सब ह्यूमिड के लिए 0 टू माइनस 0 पॉइंट, सब ह्यूमिड के लिए 0 टू 33.3 है, सेमी एरिड के लिए माइनस का 33.3 टू माइनस 66.6 है, और एरिड के लिए ये मोर देन माइनस 66.6 कंसिडर की जाती है। तो ये वैल्यूज जो है इस तरह से नेगेटिव के अंदर कंसिडर की गई है। नेक्स्ट है फादर्स एंड ऑथर्स के बारे में बात करते हैं। तो फाउंडर ऑफ मेटेरोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल है, याद रखना है। फादर ऑफ एग्रोमेटेरोलॉजी कौन है? डी एन वालिया। वालिया जी जो है उन्होंने एग्रोमेटेरोलॉजी के पापा कहते हैं। और एग्रो क्लाइमेटोलॉजी का बोले तो कोपेन है। कोपेन ने हमने देखा था अभी कि पहली बार क्लासिफाई करके दिखाया। डी कॉन्डेले ने तो कोशिश की थी, पहली बार क्लासिफाई
सही में किसने किया, तो वो हम कहेंगे कोपेन ने किया। तो एग्रोक्लाइमेटोलॉजी के फादर को जो है वो कोपेन है। फादर ऑफ इंडियन मेटेरोलॉजी जो है वो एल.ए. रामादास है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। और हम देखते हैं थियोफ्रास्टस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है बुक साइन, और ट्रेवर्था जो है उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है मेटेरोलॉजी का। हो सकता है ये एग्जाम में ना आए, लेकिन ये ऊपर के जो 3 नाम है हाईलाइट किए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी फाउंडर ऑफ मेटेरोलॉजी भी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही। आगे बढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। बच्चा बच्चा जानता है कि भाई साहब ये एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, तो वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड 400 ppm की है, ऑक्सीजन 21% कह सकते हैं, आर्गन जो है वो 0.93% होती है। बाकी बचा कुचा और भी चीजें आ जाती है ना। लोअर पार्ट जो है वाटर वेपर के अंदर 0 से 4% होती है वाटर। ठीक, काम की बात नहीं। काम की बातें बस यही है कि भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि मेजर मेजर गैसेस कौन सी है, जो कि मुझे लगता है आपको ऑलरेडी याद है। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर कई लोग भूल जाते हैं, ये सीक्वेंस भूल जाते हैं। तो आपको सीक्वेंस के लिए आपको बस TSMTE याद रखना है। TSMTE, TSMTE, TSMTE। कितनी बार बोलोगे? जितनी बार बोल सको तो अपने दिमाग में बोलिए, 2-3 लोगों के साथ बोल लीजिए। फॉर श्योर ये TSMTE तो याद हो ही जाएगा आपको। TSM क्यों बोलता हूँ मैं, याद रहेगी, ताकि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये याद हो जाता है सीक्वेंस, है ना। और ये डिक्चिक डिक्चिक क्या है, ये डिक्चिक डिक्चिक मतलब है कि टेम्परेचर के वेरिएशंस देखे जाते हैं कि भाई साहब जब ट्रोपोस्फीयर में जब हम ऊपर उठ रहे हैं, जमीन से जब हम ऊपर उठने लगते हैं, तब उस दौरान हम देखते हैं टेम्परेचर कम होने लगता है। ऑफ कोर्स पहाड़ों पे आप जब जाते हैं, जम्मू कश्मीर गए होंगे या जहाँ भी किसी पहाड़ पे गए होंगे, यू हैव रियलाइज्ड या यू हैव फेल्ट दैट कि टेम्परेचर कम हो रहा है, आपकी सांसें बढ़ रही हैं, वो बातें अलग हैं। चलो हम कह रहे हैं टेम्परेचर जो है लगातार कम होने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, वही वाली बातें। तो टेम्परेचर गिरता है, एक पर्टिकुलर फेज के लिए ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जैसे हम कहते हैं पॉज, मतलब ये ट्रोपो पॉज। जो भी रेयर जहां खत्म हो रही है वहां पॉज लगा दो, ट्रोपो पॉज। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाता है, तो वहां टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है। आप कहेंगे क्यों? तो क्यों के जवाब जो है ना, मैं सभी को एक अलग वीडियो सीरीज के रूप में कवर कर चुका हूँ। क्या बात कर रहे हो, इतने सारे वीडियो, मतलब ये तो 9 ही थंबनेल है तो मैंने आई थिंक 14 to 15 वीडियोस कवर किए थे, जिसमें सारी डिटेल्स कवर की हैं कि क्यों कैसे सब एक एक चीज डिटेल में बताई गई है, आपको यहाँ इस वीडियो में बताई थी। और सारे वीडियोस मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑफकोर्स आपके पास टाइम कम होगा, आप सेमेस्टर एग्जाम की नहीं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इस हिसाब से ही आपको यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ। लेकिन आप क्यूरियस हो, ज्यादा ही जानना चाहें, तो या तो बुक्स में पढ़ें या इन सारे वीडियोस की सीरीज को आप देख सकते हैं। ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट वीडियो है, क्योंकि इसमें मैंने प्रैक्टिकली आपको ये अर्थ और ये सन का एक मॉडल बना के बताया है। बहुत ही अच्छा इक्विनॉक्स और इन सब चीजों को हमने प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करी है, विजुअलाइज करते हुए। चलो खैर, तो पुरानी बातें जो पुरानी है, लेकिन ये टेम्परेचर की वेरिएशन याद रखो। रीजन ऑफकोर्स यही है कि यहाँ पे शॉर्ट में बताऊं तो रिएक्शंस होती हैं सारी, तो उन वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फिर वापस हम कहते हैं कोई पर्टिकुलर आयोनाइजेशन प्रोसेस होते हैं, तो उससे वजह से फिर गिरने लगता है टेम्परेचर। और एग्जैक्टली अगर डिटेल्स जानना चाहें तो प्लीज उन वीडियोस को देखें या अपने बुक्स चेक करें। बट अभी काम की बात, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये याद रखना है, ये डिक्चिक डिक्चिक याद रखनी है। यानी पहले टेम्परेचर कम होना, बढ़ना, फिर वापस कम होना, फिर अल्टीमेटली लास्ट में, अल्टीमेटली नहीं होता, अल्टीमेटली होता है, ओके, अल्टीमेटली लास्ट में वापस टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं टी के बारे में। ट्रोपोस्फेयर की काम की बात यह है कि इट्स द डेंसेस्ट पार्ट। कई सारी क्विज में, कई सारे एग्जाम्स में सीधा पूछते हैं कि डेंसेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज ट्रोपो भाई साहब, एंड कंटेन 85% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास। 85% नीचे ही बैठा है, क्योंकि ऊपर जाते जाते एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि रीजन यही है कि ग्रेविटी साथ, ग्रेविटी जिन लोगों को पकड़ के बैठी है वो पकड़ के बैठी है, यानी 85% एटमॉस्फेरिक मास पकड़ के बैठी है। ऑल वेदर फिनोमेना, जैसे कि हम बात करें क्लाउड हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑल वेदर फिनोमेना आर रिलेटेड टू द ट्रोपोस्फेयर। कौन सी चीजें, जैसे क्लाउड हो गया, फॉग हो गया, ड्यू हो गया, मिस्ट हो गया, रेन हो गया, इन सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है, वो बात की बातें हैं। लेकिन ये सारे फिनोमेना होते कहाँ है? ट्रोपो में होते हैं। ट्रोपो में ही लोवेस्ट लेयर है ऑफकोर्स। ट्रोपोस्फेयर 8 किलोमीटर तक होता है पोल्स पे, ये भी याद रखना, और 18 किलोमीटर तक हो सकता है इक्वेटर पे। दो डाटा याद रखें। ठीक है भाई साहब, ये एरोप्लेन वगैरह जब चल रहे हैं, आप फ्लाइट वगैरह में गए होंगे, तो आप ट्रोपोस्फेयर में ही गए हैं, ज्यादा सोचे नहीं ऊपर। चलो उसकी बात क्या है, उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हम कहते हैं 8 से ऊपर 18 किलोमीटर, और जो कि 50 किलोमीटर तक भी बताते हैं, तो सीधा 50 किलोमीटर तक ही याद रखना है कि 50 किलोमीटर तक की जो हाइट तक जा रहा है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर है, अलग अलग स्ट्रेटा है इसमें ना, क्यों? क्योंकि इसमें एक और लेयर है, जैसे हम कहते हैं ओजोन लेयर, है ना। चलो बात करेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर इज द वार्मेस्ट लेयर। वहां क्या याद किया? डेंसेस्ट लेयर। अब क्या याद कर रहे हैं? वार्मेस्ट लेयर, बहुत जरूरी, याद रखना। मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन कहाँ होती है भाई साहब? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। वहां क्या बोले थे? वेदर फिनोमेना बोले थे। अब क्या बोल रहे हो?
फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स ओजोन लेयर व्हिच अब्सॉर्ब्स द हार्मफुल यूवी रेज। ठीक है भाई साहब, ओजोन लेयर सबकी माँ है, क्यों? क्योंकि ये हार्मफुल यूवी रेज को रोक लेती है, हम जैसे बच्चों को बचा लेती है। स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन 15% एटमॉस्फेरिक मास। तो भाई साहब कहने का मतलब क्या हुआ कि 85 वहां बोल दिया, 15 अभी बोल दिया, तो बजट बुला दिया आपने, कह दिया कि 100% ही हो गया। तो यही कहते हैं कि 50 किलोमीटर तक की रेंज में ही 99% एटमॉस्फेरिक मास जो है वो पकड़ में आया हुआ ही है ना। बाकी 98 तक या 97 मतलब मोस्ट ऑफ दी जो एटमॉस्फेरिक मास है वो 50 किलोमीटर की रेंज में ही है। ये भी कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन माना जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो है वो 1% या रूप में कह सकते हो, जो बहुत कम है, लेकिन कम है तो सही। चलो खैर, ओजोन की बात करें तो ओजोन लेयर किसमें एग्जिस्ट करती है, याद कर लिया आपने, स्ट्रेटोस्फेयर में। काम की बात ये है कि चार्ल्स फेब्री और बाइसन ने इसकी खोज की थी, बहुत ही जरूरी है। फेब्री एंड ब्यूसेन बोल दो, बाइसन जैसे भी बोलना चाहिए, यहाँ पर आपका प्रोनाउंसिएशन है। 1913 में से खोज हुई। डॉप्सन का नाम क्यों बोला है मैंने कि डॉप्सन यूनिट होती है। ओजोन की यूनिट क्या है, डॉप्सन है। क्यों याद रखनी है, क्योंकि ओजोन जो है उसका डिप्लीशन हो रहा है, किसकी वजह से? अरे हम जैसे लोगों की वजह से भाई साहब, जो एसी में बैठ जाते हैं, कई सारी सीएफसी छोड़ देते हैं। अब तो वैसे कम कंट्रोल हो गई हैं चीजें, लेकिन आप जानते हैं ओजोन डिप्लीशन का मेजर रीजन क्या है, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो वो कैसे नापते हैं कि भाई साहब नापे कैसे कि ओजोन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो उसे हम कहते हैं डॉप्सन यूनिट के रूप में नाप सकते हैं। दिस लेयर ऑब्जर्व 99% ऑफ यूवी रेज को रोक ही लेती है। ओजोन कंसंट्रेशन इज ग्रेटेस्ट बिटवीन 20 to 40 किलोमीटर, और ओजोन कंसंट्रेशन इन द ओजोन लेयर इज अबाउट 2 to 8 ppm। याद रहे तो ठीक है, लेकिन ऊपर ये दो चीजें मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये फोटो थोड़ी छोटी थी, बड़ी करके दिखा दी है आपको कि ओजोन जो है इस तरह से रोक लेती थी, लेकिन अब ये छेद हो गया, तो उस वजह से कई सारी हार्मफुल यूवी रेज नीचे आ रही हैं, जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम देखी जाती है इंसानों में। काम की बात नेक्स्ट है, टीएसएम टीई के अंदर एमटी की बात करते हैं, यानी मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। मीजो मतलब क्या है, बीच का मामला है, जो जिसमें मीटियोर्स आते हैं। मीजोस्फीयर जो है उसमें मीटियोर्स आते हैं। मीटियोर्स मतलब क्या है, जो स्पेशल बॉडीज होती है ना, थोड़ी स्पेशल बॉडीज जो है उसे। मीजोपॉज क्या है, जहां पॉज हो रहा है, ऑफ कोर्स अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मीजोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, याद रखना। वार्मेस्ट कौन था, अब कोल्डेस्ट प्लेस कौन है, मीजोस्फीयर, ठीक है ना। थर्मोस्फेयर क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन यहाँ होते हैं, क्यों? और इसी वजह से इसे हम आइनोस्फीयर भी कहते हैं, क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल किसी वजह से हो रहा है, आई थिंक आयंस या ऐसे मॉलिक्यूल्स की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, तो इसी वजह से हम कहते हैं थर्मोस्फेयर को ही आइनोस्फेयर भी कहा जाता है। और है ना, इसे नीचे लिखा भी है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर को ही आइनोस्फेयर कहते हैं, जिसके अंदर हम टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नीचे से रे भेजते हैं, वो टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए नीचे आती है। आप कहते हैं क्या ही बोल रहे हो, भाड़ में जाने दो। ये याद रखो कि खाली लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज नोन एज थर्मोस्फेयर। इंटरनेशनल स्पेस जो है ऑर्बिट्स भी हैं, वो यहीं घूम रहे हैं, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट देख रहे हैं लास्ट, एक्सोस्फीयर। अब इसकी तो बाउंड्री बताई ही नहीं जाती, मतलब या कहते हैं कि भाई 3000 किलोमीटर बोल दो या 800 के ऊपर का जो है वो एक्सो ही है, बाहर का ही है। तो ये अपर मोस्ट लेयर है, याद रखना है। मेनली हाइड्रोजन हीलियम जैसे लोग बैठे हैं यहाँ पे, और बस हो गया। लेकिन अब जब स्पेस में चले गए थे, तो मैं स्पेस से रिलेटेड कुछ बातें भी रख दी मैंने यहाँ पे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। एक पर्टिकुलर अंडाकार आपको पता होगा शेप पे घूमती है अर्थ, आप कहेंगे नहीं जानते हम, तो कोई बात नहीं, याद रखना कि देखो दूर होता है एक, हाँ तो देखिए ना, हाँ थोड़ा दूर होता है सन, फिर यहाँ आते 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 थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस पास होती है, गर्मी हो गई है ना, सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अर्थ और सन की, तब उसे हम कहते हैं पेरी हेलियन। और विंटर सोलिस्टिस कब आता है, 22 दिसंबर को। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब आता है, 21 मार्च को। समर सोलिस्टिस सीजन कब आएगा, समर सोलिस्टिस कब आता है, 21 जून को। ऑटम इक्विनॉक्स कब आता है? आपको इनका कॉन्सेप्ट जानना हो कि भाई साहब क्या होता है सोलिस्टिस, है ना, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात, इस तरह की चीजें होती हैं ये, तो इनका एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट विजुलाइज करना हो तो प्लीज उस सीरीज को या उस वीडियोस को जरूर देखें, एंड रियली श्योर आपके लिए वो लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, वो आपका कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे। चलो, ड्यूरिंग इक्विनॉक्स द सन इज एट इक्वेटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात बताई है पेरीहेलियन, और ये वही वापस बातें, स्पेस आई थिंक रखा गया था कि कभी फोटो लगा देंगे, बट ऑफ कोर्स टाइम नहीं मिला, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं सोलर रेडिएशन क्या है। रेडिएशन रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सन बाय अ सरफेस नॉर्मल टू द इंसिडेंट रेडिएशन इज नोन एज डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। दो तरह का रेडिएशन होता है भाई साहब, एक डायरेक्ट, एक है डिफ्यूज। डायरेक्ट मतलब जो सीधा आ रहा है, डिफ्यूज मतलब जो एटमॉस्फेयर में बिखर रहा है। रेडिएशन स्कैटर्ड, बिखरने को स्कैटर्ड बाय सस्पेंडेड पार्टिकल, मतलब जो लोग लटके हुए हैं हवा में, वो लोग हवा के अंदर रेडिएशन को फैला रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रेडिएशन। और हम कह रहे हैं सम टोटल ऑफ दोनों को क्या बोलेंगे, ग्लोबल रेडिएशन। क्या बात कर रहे हो, ग्लोबल मतलब दो चीजों का सम,
और 2 चीजें क्या थी वो बता दी। सोलर कांस्टेंट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की। पहली तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है 1.95, ठीक है भाई साहब, लगभग 2 करके याद कर ली हमने, या 1.95 याद रहे तो और ही अच्छा। ये यूनिट याद रखना इंपॉर्टेंट है। सोलर कांस्टेंट वैल्यू की यूनिट पूछते हैं क्या होती है, तो याद रखना है कि कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी एक सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, मतलब कोई पर्टिकुलर यूनिट एरिया के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर कितनी एनर्जी आई है सन से, उसे क्या कहोगे, सोलर कांस्टेंट वैल्यू कहोगे। और लैंगले भी कहते हैं इसे, है ना, 2 लैंगले भी कहा जाता है। तो ये सारी वैल्यू याद रखेंगे। 1 वाट जो है 1 जूल पर सेकंड होता है, 1 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होना चाहिए आई थिंक। जैसे हम ये बराबर होता है 697.93 वाट पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। कैलोरी पर मिनट को आई थिंक वाट कर दिया गया है, और सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए आई थिंक इसे, तो इसको दूसरी यूनिट के रूप में चेंज किया गया है ना, एम के एस में, क्या बोल रहा हूँ, छोड़ो, सीधा याद रख लो कि 697.93 वाट पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है सोलर कांस्टेंट, 1.95 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रूप में भी आ सकता है एग्जाम में, 2 लैंगले के रूप में भी आ सकता है। 3 बातें याद कर ली, आगे बढ़ते हैं। सोलर रेडिएशन होता क्या है भाई साहब, अब बताओगे, पहले सब कुछ बता दिया, अब बता रहे हैं तो सोलर रेडिएशन होता क्या है। क्या है भाई, सीधी सी बात है, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है एनर्जी का ट्रांसफर, से रेडिएशन कहते हैं, राइट। तो इस तरह की चीजें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में आ रही। जब आप बात करते हैं रेडिएशन की, तो आपके दिमाग में एक स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, इसके अलग अलग आपको वेवलेंथ याद होनी चाहिए। पॉसिबल हो तो प्लीज याद करना, बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये याद नहीं कर पाते हैं तो ये सीक्वेंस याद करने की कोशिश जरूर करना, बहुत जरूरी होती है। मैंने पता नहीं एक ट्रिक बनाकर भी कभी याद करने की कोशिश की थी कभी सीक्वेंस को, क्योंकि सीक्वेंस हमेशा आईसीआर के एग्जाम में तो आ ही रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता ही है ना। तो याद रखना है कि गामा, पहले मतलब किसी इंसान को गम हुआ, फिर उसने उसका अपना एक्सरे कराया, एक्सरे करा के वो किसके पास गया, तो यूवी पाजी के पास गया। यूवी पाजी कौन है, युवराज पाजी। अरे यार, मतलब मैंने देखो अपनी खुद से ट्रिक बना रखी है दिमाग में, आपको बताऊंगा तो आई थिंक आपको ऑफेंड हो जाए हम लोग, पर ठीक है, आप अपनी ट्रिक जरूर बनाएं, और अगर आपने बना रखी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलो, अच्छा, ये फॉर्मेट बस प्रेजेंट कर दिया है आपको सारी, अगर ये वेवलेंथ याद कर पाए तो बहुत अच्छा हो। एक सोलर रेडिएशन की बात ये भी कर लेते हैं कि एक बजट होता है कि जितनी हीट आई उतनी हीट वापस चली जाती है अर्थ से। मतलब अर्थ कहती है कि मेरा हिसाब क्लियर है, मेरे पास जितनी हीट आएगी, मैं किसी का एहसान नहीं रखती हूँ, थोड़ी सी अच्छी धरती माता, थोड़ी लेवल्स हाई स्टैंडर्ड थोड़े हाई सेट है इनके, कहती हूँ किसी का एहसान नहीं रखूंगी, वापस अपनी एनर्जी वापस भेज दूंगी। यानी जो 100% सोलर रेडिएशन आई है, उसको कुछ हिस्सा हम देख सकते हैं एब्जॉर्ब होता है कुछ वक्त के लिए, फिर रात के वक्त वापस वो वापस छोड़ दिया जाता है, स्पेस में छोड़ दिया जाता है। लेकिन अर्थ के ऊपर हम जैसे कपूत जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट कर चुके हैं, जिससे ये रेडिएशन वापस अर्थ पे जा नहीं पाते। आते हैं किस रूप में, शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में। याद रखना, शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आते हैं, जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन ये एनर्जी जब वापस जा रही होती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन बन चुकी होती है। लॉन्ग वेव रेडिएशन जिसके अंदर वेवलेंथ कम है, शॉर्ट वेव थी, सॉरी इसकी ज्यादा है, शॉर्ट वेवलेंथ ज्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है। तो ये जो है ट्रैप हो जाती है किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। डन, पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मेरा कहने का मतलब। अब ये बताया है कि देखो वैसे तो ये डाटा आपको फोटो में अलग मिलेंगे, इसमें अलग मिलेंगे, लेकिन लंब सम लगभग याद रखने होते हैं, याद रख सकते हैं कि टोटल रेडिएशन एक बार के लिए एब्जॉर्ब होता है वो 43% है। टोटल रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब हो रहा है एटमोस्फेयर में वो 22% है। टोटल रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है वो है 35%, ठीक है ना। अब ये डाटा याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बुक में दिया गया था तो मैंने सेपरेटली दिखा दिया। आप कहेंगे फोटो में अलग दिख रहा है, उसमें अलग दिख रहा है, तो इट्स सेपरेट थिंग, बस लम सम याद करने की कोशिश कर लें। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट देखो बहुत सारे होते हैं, अब मैं इनके एक एक नाम लेके आपको याद करवाऊँ, इससे बेहतर है कि आप मुझे पॉज करें और चुपचाप एक याद किया, अपने आप को पूछा, इस तरह से एक होता है ना, एक जगह हाथ रख के हम याद कर लेते हैं, एक बार याद कर लिया फिर हाथ रख के अपने आप से पूछ लिया, वो करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। मैंने इसकी लिस्ट भी बना के दे दी है आपकी सुविधा के लिए कि विंड वेन एमओ जो भी विंड वेन से रिलेटेड है वो पास में रख दिए हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड पास में रख दिए हैं, फायर पायर बहुत सारे होते हैं, या रेडिएशन से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं, उन सभी को एक जगह मैंने रख दिया है। प्लीज मुझे पॉज करते हुए क्या स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट पे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था काफी क्रिएटिव रूप में, या कोशिश करी थी अच्छे से एक एक इंस्ट्रूमेंट को बता पाऊँ, उसका वर्क बता पाऊँ, तो टाइम हो तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। स्टीवेंशन स्क्रीन भी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं 2-3 तरह की चीजों का, जो एक साइट पे लगा देते हैं और वो
मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ये सब चीजें, और ह्यूमिडिटी, ये सब चीजें बता देते हैं। तो ये स्टीवेंसन स्क्रीन याद रखना 1.22 मीटर, 1.5 मीटर की लगभग हाइट पे लगाते हैं इसे हम, 1.5 से वैसे तो कम ही है, 1.22 याद रखो एग्जैक्ट। और फेस हमेशा इसका नॉर्थ साइड में होता है, ये एग्जाम में पूछा गया भी है, एग्जाम में आगे पूछा जा सकता भी है। मैक्सिमम थर्मोमीटर के अंदर मरकरी होता है, मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी है, हिंदी में मर क्यों रही है वाली है, चलो क्या, वो है मैक्सिमम थर्मोमीटर। मिनिमम थर्मोमीटर है अल्कोहल, याद रखना, ये दोनों आ सकते हैं एग्जाम में कि मिनिमम थर्मोमीटर में क्या होता है, मैक्सिमम में क्या होता है। मिनिमम दिन का मिनिमम टेम्परेचर बताता है, ये बात समझते हैं आप। और ये भी याद रख लेना कि भाई साहब, ड्राई बल्ब होता है उसको वर्टिकली लगाते हैं लेफ्ट साइड में, वेट बल्ब को वर्टिकली लगाते हैं राइट साइड में, है ना। इस तरह की फोटो भी दिखाई है, थोड़ा जूम करके दिखा दी। ड्राई बल्ब इस तरह से है, जबकि थर्मोमीटर जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली लगाए जाते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि टेम्परेचर की बात जो मैंने आपको बताई थी कि डिक्चिक डिक्चिक जो होती है, लगातार 6.5% की कमी आ रही है पर किलोमीटर में। हम जब ऊपर उठ रहे हैं दुनिया में तब उस दौरान कभी हॉट एयर बलून में जाएंगे, मैं तो नहीं गया हूँ, कभी एक्सपीरियंस करूंगा कि जैसे जैसे ऊपर उठेंगे पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम होता हुआ नजर आता है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। लैप्स मतलब है कम होते जाना। नॉर्मल लैप्स रेट याद रखनी है कितनी है, 6.5 किलोमीटर पर किलोमीटर, और 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट, दोनों वैल्यू प्लीज याद रखने की कोशिश करें। मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, दिन का 2 बजे होता है। आप कहेंगे 12 बजे नहीं होता क्या, अरे 12 बजे अच्छी खासी धूप निकलती है यार, आपका उस टाइम होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सनलाइट आ कब रही है, और वो टेम्परेचर बढ़ाएगी नहीं, उसके बाद एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कब तक होगी, वो टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो याद रखना है हमें कि ये 2 बजे जो है सब कुछ हो पाता है, और इस वजह से टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट कितनी होती है, 10 डिग्री पर किलोमीटर के रूप में होती है। एडियाबेटिक वो होता है जिसमें हीट का आदान प्रदान ना हो, ऐसा प्रोसेस। चलो क्या, अभी से याद रखना 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है, वो 6.5 है, दोनों वैल्यू याद रखनी है। कोई बोले कि यूएसडीए नंबर ऑफ सॉइल टेम्परेचर रेजिम, रेजिम कहाँ से डाल दिए भाई साहब, सॉइल साइंस का स्टूडेंट हो ना, इसलिए सॉइल घुसा देता हूँ जबरदस्ती कहीं भी वो याद होगी एक तरह से, मतलब मेरा फर्ज है याद रखा ना कि सॉइल टेम्परेचर रेजिम कितने हैं, 6 हैं। इनके भी अलग अलग क्राइटेरिया सॉइल के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इस पर फोकस नहीं करते हैं। F-32.9 इज इक्वल टू C/5 होता है, और K इज इक्वल टू C+273, ये क्या है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का खेल है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन होता है। अर्थ से किसी ने पूछा कि धरती माता आप बताइए आपका टेम्परेचर 2 बजे मैक्सिमम क्यों होता है, और सनराइज से जस्ट पहले सबसे कम क्यों होता है, तो धरती माता ने आपको जवाब लिख के भेजा है, मुझे पॉज करके पढ़ लें, मेरे पास अभी टाइम कम है तो मैं आपको पढ़ के नहीं बता पाऊंगा। स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि 1 ग्राम मेरे पास कोई मटेरियल है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितना हीट लगेगा, उसको ही क्या बोलना है, स्पेसिफिक हीट बोलना है। इन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस की यूनिट है, इंपॉर्टेंट है। वाटर के लिए सबसे ज्यादा है 1 है, ड्राई सैंड के लिए 0.2 है, मिनरल सॉइल के लिए भी 0.2 ही याद रखें, ड्राई सॉइल या मिनरल सॉइल 0.2 ही याद रखें। ह्यूमस का ज्यादा है 0.45। तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा पानी क्या आता है, एक पानी से पूछें कि स्पेसिफिक हीट अगर उसकी 1 है तो उसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि जल्दी से ठंडा भी नहीं होगा, जल्दी से गर्म भी नहीं होगा, तो मतलब क्या हुआ, थोड़ा वो सख्त लौंडा है ये। पानी कहता है कि जल्दी से ठंडा भी नहीं, जल्दी से गर्म भी नहीं, क्योंकि ये इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। इसलिए हम कहते हैं कि समुद्र का पानी जल्दी से ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, जब गर्म है तो जल्दी गर्म ही रहेगा। लेकिन पास में जो बीच की जो सैंड है वो जल्दी से गर्म भी हो जाती है, जल्दी से ठंडी भी हो जाती है, जस्ट लाइक फीमेल, है ना उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है। चलो क्या, बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर की, तो वो कितनी है, 1.4 × 10⁻³ है। कैलोरी पर सेंटीमीटर पर सेकंड पर डिग्री सेल्सियस, इतनी बड़ी कोई यूनिट होती है क्या, बिल्कुल होती है। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट बोलते हैं इसे, बहुत ज्यादा जरूरी होती है एग्जाम के लिए, सीधा पूछी जाती है एग्जाम में, तो याद रखना, ड्रामे नहीं करूंगा, याद रखना। वाटर के लिए तो हो सकता है कोई ना पूछे 1.4 × 10⁻³, लेकिन इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, साफ साफ एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्मल डिफ्यूजिविटी की यूनिट क्या है, साफ साफ एग्जाम में पूछा जा सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। डिफ्यूजिविटी होती क्या है भाई साहब, ये रेशियो होता है थर्मल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक हीट का, लिख लो कॉपी में। थर्मल डिफ्यूजिविटी इज इक्वल टू हीट कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट बाय वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट बाय वॉल्यूम। चलो क्या, सीवी जिसे हम कह देते हैं। अलग अलग वैल्यूज दिखाई है, हिम्मत हो दम है आपके अंदर तो याद कर लेना, काम की बातें मैंने आपको थ्योरी के रूप में, मतलब रिटन फॉर्म में दी थी, तो वो इंपॉर्टेंट है।
कंटिन्यू करते हुए बताया है कि नोड्यूल फॉर्म की ग्रोथ के लिए 24 डिग्री सेल्सियस अच्छा बताया जाता है, ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए 29 डिग्री सेल्सियस अच्छा बताया जाता है। हाँ, मतलब 29 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो ट्यूबर की फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। लोएस्ट टेम्परेचर एट देयर इज नो ग्रोथ, उसे हम बेस टेम्परेचर कहते हैं। पौधे की ग्रोथ रुक जाए ऐसा टेम्परेचर, मिनिमम ऐसा टेम्परेचर, उसे बेस टेम्परेचर कह सकते हैं। राइस मीन्स पर मिनट के लिए ये 10 डिग्री सेल्सियस है। व्हीट के लिए ये 4.5 डिग्री सेल्सियस है। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, इंक्रीज करता है ग्रोथ, रिड्यूस करता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, काम की बात नहीं है, लेकिन टेम्परेचर वो उसके बेस टेम्परेचर क्रॉप्स के याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर एंड प्लांट डेवलपमेंट की बातें और भी बताई हैं कि पहली बार हीट और प्लांट के डेवलपमेंट का बातें किसने देखी, तो रैमर ने कह सकते हैं 1935 में देखी थी। डिग्री याद रखना, र्यूमर र्यूमर जब भी पढ़ना चाहें आप याद रखना इंपॉर्टेंट। अ डिग्री डे और हीट यूनिट इज द मीन टेम्परेचर अबव द बेस टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर के बारे में बताया, ठीक है। नो ग्रोथ बेस टेम्परेचर पे होती है, 4 से 12.5 जनरली इसकी रेंज होती है। मोस्ट कॉमन जो है बेस टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस होता है। मोस्ट कॉमन बोले तो 6 डिग्री, कम से कम, या वीट के लिए बोले तो 4.5 डिग्री, रेंज 4.5 से 12, 12.5। याद हो गया? आई होप, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी कवर कर लें। बोला है जब क्विक रिवीजन तो फटाफट क्विक होना चाहिए आई थिंक। और अगर आपको लग रहा हो ज्यादा ही फड़फड़ करते हुए बोल रहा हूँ तो मुझे पॉज करते हुए स्लाइड्स को पहले पढ़े, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुने। आप कहें इतना टाइम होता तो क्या ही बात होती, तो चुपचाप सीधा स्लाइड्स पढ़कर भी जा सकते हैं। इट्स ऑन टू यू। फोटोथर्मल यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो फोटोथर्मल यूनिट क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राइस के लिए हमें याद रखना है ये 2200 फोटोथर्मल यूनिट पीटीयू होता है। अब इसकी डेफिनेशन मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि फोटोथर्मल यूनिट डिग्री डेज आर मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ नाइट, है ना, मतलब ऐसे ही बता रहा है कि कोई लेंथ क्या है पूरे दिन की, या लंबा पार्ट जो है दिन का, चाहे वो नाइट का हो चाहे दिन का हो, तो उस अलग अलग केसेस के अंदर मल्टीप्लाई की जाती है, उसके हम आई थिंक फोटो एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं वापस चेक करके कोशिश करूंगा इसकी बेटर डेफिनेशन आ सके आपके सामने, लेकिन राइस के केस में याद कर सकते हैं ये 2200 होती है इसकी वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट ह्यूमिडिटी पे फोकस किया गया है कि एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है स्पेसिफिक। एब्सोल्यूट मतलब होता है कि सीधी बात, नो बकवास, कि चुपचाप बता दे एनवायरनमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी है, तो बता देंगे भाई साहब वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम का जो भी है एयर का, उसमें भाग लगा दिया वेट का, तो एक सीधी वैल्यू आ गई कि इतनी ग्राम मॉइस्चर है। ग्राम में वैल्यू है, इस तरह से उत्तर कुछ बोले हम, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बन रहा है ऐसा, तो इस तरह की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसे एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो स्पेसिफिक क्या होती है? स्पेसिफिक मतलब हो गया वेट ऑफ एयर इंक्लूडिंग द वाटर वेपर। उस वाटर वेपर को भी, मतलब टोटल हम कह रहे हैं वेट, और ऊपर वाला भी वेट है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ये भी वेट है, नीचे भी वेट है, तो उसकी कोई यूनिट नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक का मतलब यही होता है कि आप टोटल के अंदर किसी चीज का भाग लगाओ, है ना। जैसे हम कहें कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी यही है कि टोटल के अंदर पर्टिकुलर एक यूनिट का हम पार्ट देखते हैं तो स्पेसिफिक बोला जाता है। स्पेसिफिक हीट भी तो यही थी कि 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस, तो एक एक तब यूज करते हैं जब हम टोटल के अंदर किसी एक चीज का भाग लगाए जाते हैं। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो चुपचाप मुझे पॉज करते हुए ये फॉर्मूले रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है। मिक्सिंग रेशियो भी पूछा जाता है एग्जाम में कि वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वेट ऑफ ड्राई एयर, दोनों ही वेट है, ये वाटर वेपर और ड्राई एयर को कंसिडर कर रहे हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसर्चेस के अंदर यही काम में लिया जाता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला पैरामीटर यही है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर डिवाइडेड बाय द वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर द सैचुरेशन। सैचुरेशन के लिए क्या कहें कि ज्यादा से ज्यादा कितना ह्यूमिडिटी आ सकती है हवा में, वो चीज अगर हम कंपेयर करें तो उसे हम कहेंगे वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अपॉन में टोटल कितनी आ सकती है, उस चीज को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आप कहेंगे घंटा समझ नहीं आया हमारे को, आप क्या बोल रहे हो? तो फिर देखो इसकी कुछ फोटोज दिखाने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस पर कितना अमाउंट ऑफ आ सकता है पानी, है ना, लेकिन है कितना आ सकता था? 100 ग्राम पानी आ सकता था हवा में, लेकिन आया हुआ मान लेते हैं 50 ग्राम ही है, तो हम बोलेंगे 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। रिलेट कर रहे हैं हम मैक्सिमम स्टेज से, तो उसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। प्लीज इसे पढ़ लेना डेफिनेशन को, आई रियली होप आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी देखते हैं वेपर प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, सीधा एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जो है उसको भाग लगाना है हमें एक्चुअल वेपर प्रेशर के साथ। सैचुरेटेड कंडीशन वाला वेपर प्रेशर, उसमें से एक्चुअल वेपर प्रेशर को हटा दो। आप कहोगे तो फिर ये तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, या हम कह सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने कोई एक टर्म पढ़ी, है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक तरह का डिवाइड लगा के करें, और ये परसेंटेज में निकाली जाती है, जबकि ये एक तरह की वैल्यू है। कौन? वेपर प्रेशर डेफिसिट एक तरह की वैल्यू जिसमें सिर्फ एग्जैक्ट ग्राम में से ग्राम वैल्यू माइनस कर रहे हैं हम, हाँ, तो ये पास्कल में आ सकता है। सॉरी, वेपर प्रेशर है ना ये, तो हाँ प्रेशर है तो ये पास्कल में आएगा। तो ये है 1.5 होता है, तो याद रखना है एयर को ह्यूमिड कहना है। 2.5 से ज्यादा है तो उसे
ड्राई करना है। डेफिसिट यानी कमी, वेपर प्रेशर की कमी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ड्राई होगा। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वेपर प्रेशर डेफिसिट कैसे कैसे एक दूसरे से अलग है वो बात यहाँ पे लिखी गई है। रेनफॉल की बात करते हैं, आप थोड़ा सा फटाफट कवर करते हैं क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है वीडियो। रेन का साइज होता है 0.5 टू 6 मिलीमीटर। ड्रिजल जो होती है वो 0.5 से कम साइज की होती है। ग्लेज, स्लीट, स्नो, स्नोफ्लैक्स और इन सब की डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। हेल का काम की बात याद रखना, 5 मिलीमीटर से बड़ा डायमीटर होता है। फटाफट से आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। इनकी डेफिनेशन प्लीज एक बार देख लेना, है ना। डायरेक्टली फ्रॉम वाटर टू आइस बनती है स्नो, स्नो जो है डायरेक्टली बनती है। अब इसकी एक एक बात अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्लाउड्स की बात कर लेते हैं सीधे। 3 बेसिक क्लाउड फॉर्म होती है, सीरस, स्ट्रेटस एंड क्यूमुलस। 3 तो बेसिक यही है, लेकिन इन्हीं का मिक्सर फॉर्म्स जो है बन बन के कई तरह के क्लाउड बन जाते हैं। लेकिन एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि क्लाउड को नापने की यूनिट क्या है। ओजोन की मैंने अभी बताई थी आपको, डॉप्सन होती है। क्लाउड्स देखने हैं कि क्लाउड्स ज्यादा है या कम है, ये किस यूनिट से जज करेंगे, तो ऑक्टा से जज करेंगे। 0 टू 8 तक जाता है। ठीक है ना, कई तरह के क्लाउड्स होते हैं और क्लाउड से रिलेटेड और भी कुछ बातें दिखाने से पहले मैंने यहाँ साइक्लोन को भी घुसा दिया कि द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन इज काउंटर क्लॉकवाइज और साउदर्न अपोजिट होता है ये साउदर्न हेमिस्फीयर। आप कहेंगे ये तो याद ही नहीं होगा, कैसे याद होगा। तो देखो यार, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का, इसको वास्तव में आपको डिटेल्स में ही पढ़ना पड़ता है, तभी आप याद कर पाते हैं। बना चुका हूँ मैं वीडियोस ऑलरेडी, एनिमेशंस के साथ, पिक्चर्स के साथ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्यों, कैसे डायरेक्शन क्लॉकवाइज, कैसे एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करना अगर टाइम हो तो प्लीज उन वीडियोस को भी देखना, वहां पर ही आपको कोरियोलिस फोर्स समझ आएगा, कैसे साइक्लोन डेवलप होते हैं, क्या कारण होता है, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, सभी चीजों को मैंने वहां कवर किया। कोरियोलिस फोर्स मैंने देखा एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की घूमने के कारण हवाओं के अंदर जो साइक्लोन क्रिएट हो रहे हैं, तो उस तरह की चीज को हम, उस तरह की फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना। जियोट्रॉफी विंड किसे कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स जो है is exactly balanced by the horizontal pressure, that is trade wind. It is parallel to the isobar. आइसोबार की जो पैरेलल होती हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं। विंड्स के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो में बना चुका हूँ, छोड़ो यार क्या ही बोलना। सम क्लाउड्स की बात करें, अलग अलग फॉर्म्स जो है, सिरस, फेदरी होते हैं। सिरस कैसे होते हैं, जो ऐसा लगता है किसी ने पंख छोड़ दिए हो, फेदरी होते हैं। सिरस क्यूमुलस, सैंड जैसे होते हैं, जो बिखरी हुई मिट्टी लगती है आसमान में। सिरस स्ट्रेटस जो है वो हेलो हेलो, सिरस स्ट्रेटस हेलो 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 नहीं बोलते ये लोग, हेलो मतलब आई थिंक वो सनलाइट से रिलेटेड एक सर्कुलर फॉर्म बनती है, उसे हम कहते हैं, वो सिरो स्टेटस है। शॉर्ट बातें एक एक लाइन में बताई गई हैं, याद कर सको तो याद कर लो। एल्टो स्टेटस जो है वो मिडिल एंड हाई एल्टीट्यूड, एल्टो का एल्टीट्यूड से रिलेट करना है। स्टेटस मतलब जो बिखरी हुई है परतें, यानी कंप्लीटली कवर द स्काई नियर द अर्थ होती हैं। निम्बो स्टेटस जो है उसके अंदर बारिश, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्बो स्टेटस क्या है, वो रेन बेरिंग है, मतलब बारिश है। क्यूमुलस क्या है, काले बादल निम्बो स्टेटस होते हैं आई थिंक। और क्यूमुलस डॉम लाइक या कॉलीफ्लावर शेप में होता है, और क्यूमुलोनिम्बस जो है वो थंडर है। क्यूमुलो निम्बस जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक बादल कह सकते हैं जिनके अंदर हम बारिश देखते हैं। क्यूमुलो निम्बस इस तरह की सबसे बड़ी फॉर्म बताई है। देखो इनको अच्छे से आप कवर कर सकते हो क्लाउड वाले वीडियो में। चलो छोड़ो, मानसून के बारे में बात करें तो ये बातें मुझे लगता है आप जानते होंगे कि इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन। विंड जोन याद रखना, इंडिया का क्या है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन। एवरेज रेन डेज क्या है, 130 डेज है। आईएमडी कहता है रेन डेज वो होते हैं जिसमें 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। लेकिन आप कहेंगे कि क्रॉप रेनी डेज क्या होता है, दो चीजें होती है ना, एक होता है रेनी डे जो कि हम कह रहे हैं 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होना, 5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होना तो उसे क्रॉप रेनी डे कह देते हैं। याद रखना, लिख लेना कॉपी में अगर नहीं पता हो तो। साउथ वेस्ट मानसून क्या है, 1 जून को आ जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं लेके आता है। 2 ब्रांचेस होती हैं, बे ऑफ बंगाल से आता है, एक अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी, दोनों तरफ से हवाएं आ रही हैं। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन इधर का है, यानी साउथ का है, साउथ वेस्ट का है। और बंगाल वाला सिर्फ 20% रखता है। नॉर्थ वेस्ट मानसून जो है वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में आता है, और इसे हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। याद रख लेना, नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। एल नीनो इफेक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक इफेक्ट होता है, मतलब इसको जल्दी से समझ में नहीं आता है। आप कॉपी में बुक में पढ़ेंगे तो समझ में आना मुश्किल होगा आपके लिए। तो मैंने उसको एक एनिमेशंस के साथ मस्त तरीके से कवर किया। आप कहोगे यार तुम तो एक वीडियो के नाम पे अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। अरे यार क्या करूं, एक बीइंग अ यूट्यूबर यही है हमारा काम, नेक्स्ट वीडियो बनाते जाते हैं और ये बताना हमारा फर्ज बनता है कि पीछे कुछ करके आए हैं। अच्छा, हम आप चाहें तो देख सकते हैं, इट्स ऑन टू यू। लेकिन ये याद रखने वाली बात याद रख लेना, रटनी होती है, ये रख लेना कि एल नीनो जो है वो बारिश की कमी को इफेक्ट करता है, और ला नीना जो होता है इसका अपोजिट जो होता है वो उल्टा बढ़ाता है इसको, इफेक्ट को। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एल नीनो एंड एसओआई, जैसे साउदर्न
ocean index favors a year in the deficient rainfall. नेगेटिव वैल्यू ऑफ एल नीनो या ला नीना जिसे हम कह सकते हैं। चलो खैर, एल नीनो ला नीना प्लीज पढ़ना हो तो उस वीडियो को देख सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 3 तरह की होती है ना। पहली बार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अच्छा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी कब सिचुएटेड हुआ, तो 1875 में हुआ था। 6 रीजन जो है फोरकास्टिंग सेंटर्स बनाए गए थे। गोदावरी जो है वो नया है। शॉर्ट वेव जो है वो 2 दिन तक की होती है। मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो शॉर्ट वेव वाला होता है वो 2 दिन तक का, मीडियम वाला का है 3 से 10 दिन का, लॉन्ग 10 से ज्यादा दिन का। ये तो एकदम कैजुअल बातें हैं, मुझे लगता है सबको याद है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, किसी एग्जाम में आई थिंक मैंने देखा भी था ये क्वेश्चन, कि साइनॉप्टिक चार्ट जो है वो किसके लिए काम में लेते हैं। साइनॉप्टिक चार्ट मतलब मेरे ख्याल से वही है कि आप टाइम के साथ, मतलब एक पर्टिकुलर वही ग्राफिकल फॉर्म्स जो हैं वो उससे रिलेट किया जाता है, तो वो पर्टिकुलर यूज किए जाते हैं शॉर्ट वेव रेंज या शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग में। इन सब की बातें आप पढ़ लें। आई रियली होप दिस विल बी हेल्पफुल। काम की बातें तो ऊपर की देखो यही बोल्ड हुई है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ज्ञान कभी कोई पूछ ले किस्मत फूटी हुई हमारी, तब तो उसके लिए याद रखना। एक्यूरेसी सबसे ज्यादा किसमें होती है, एक पूछा जाता है। ऑफकोर्स जो कम से कम रेंज की होगी वो एक्यूरेट ज्यादा हो। क्लाउड सीडिंग के ऊपर बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, मैं एक वीडियो में कवर भी कर चुका हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा इस बारे में। लेकिन काम की बात ये अभी याद रख लेना कि विंसेंट स्कैफर जो है उन्होंने पहली बार क्लाउड सीडिंग की कोशिश की 1946 में। इंडिया में पहली बार महाराष्ट्र में हुई थी। क्लाउड सीडिंग के अंदर काम में क्या लेते हैं, ड्राई आइस काम में लेते हैं, और साथ में सिल्वर आयोडाइड। ड्राई आइस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, जो इसका वेट फॉर्म या सॉलिड फॉर्म होता है ड्राई आइस। और सिल्वर आयोडाइड मतलब एजीआई जिसे कह सकते हैं, उसे काम में लेते हैं। एजीसीएल भी होता है, एजीआई भी बोल सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड भी और सिल्वर आयोडाइड दोनों ही क्लाउड सीडिंग में काम में लेते हैं। लेकिन काम की बात वार्म क्लाउड सीडिंग, ये तो एक तरह से कोल्ड हो गई, लेकिन वार्म क्लाउड सीडिंग है तो उसमें सोडियम क्लोराइड NaCl नमक काम में लेते हैं। ड्राई आइस इज फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये बताई दी आपको, एट टेम्परेचर बिलो -80°C। प्लीज इन फैक्ट्स को याद रख लेना। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स आपको दिखा दिए हैं 15। किसने 15 बताए थे, तो 1988 में प्लानिंग कमीशन के हिसाब से। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, प्लानिंग कमीशन के अनुसार भारत में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैं, तो बोल देंगे हम 15 हैं। इन लिस्ट को आप पढ़ लेंगे, याद रख सके तो क्लासिफाई करते हुए याद कर सकते हैं इसको, अगर आपको याद करना हो किसी एग्जाम के लिए। कि हिमालयन 2 हैं, है ना, गेंगेटिक इतने 4 हैं, प्लेट्यू हिल्स वाले इतने हैं, है ना, इतने सारे हैं। प्लेट्यू और प्लेन हिल्स वाले ये हैं, और लास्ट के 2 आइसलैंड जोन और वेस्टर्न जोन है। ये दिखा भी दिए हैं मैंने आपको, अगर आप मैप पे देखना चाहें तो। और बताया है कि NBSSLUP, मेरे ख्याल से ये है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग, आई थिंक ये होता है इसका फुल फॉर्म, वो उसके अकॉर्डिंग 20 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है। प्लानिंग कमीशन 15, NBSSLUP के हिसाब से 20 है। सम एग्रोक्लाइमेटिक रीजंस एंड देयर इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए हैं, जो आपने अभी लिस्ट पढ़ी ना, इस लिस्ट के अंदर या पर्टिकुलर इस लिस्ट के अंदर जो भी आपको नाम बताए हैं उनसे रिलेटेड स्पेसिफिक बातें याद रख सकते हो। कि ईस्टर्न हिमालय के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज्यादा हो रहा है, ट्रांस गेंगेटिक प्लेन्स के अंदर हाईएस्ट नेट सोन एरिया होता है, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स के अंदर प्लांटेशन एंड स्पाइसेस ज्यादा होते हैं, आइसलैंड जोन के अंदर कोकोनट कल्टीवेशन ज्यादा होता है। आइसलैंड जोन मतलब ये नीचे अंडमान निकोबार वाले, तो वहाँ कोकोनट कल्टीवेशन ज्यादा है। गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स जोन हुआ, ऑयल जोन भी कहा जाता है। अब एग्रो इकोसिस्टम्स बताए हैं, इसे आप इजीली पढ़ सकते हैं, वैसे जानते हैं एरिड रेनफेड एंड एग्रीगेटेड इरिगेटेड। लास्ट है आई थिंक बायो क्लाइमेटिक लॉ, उसके बाद कुछ टेबल्स हैं, फटाफट वीडियो खत्म करते हैं। बायो क्लाइमेटिक लॉ कहता है, जो दिया था हॉपकिंस ने। हॉपकिंस कह के गए, as per the law, crop production activities and the specific morphological development are developed by the 4 days for each 1 degree latitude and 5 degree longitude and 12-meter altitude as one move northward and upward respectively. क्रॉप प्रोडक्शन एक्टिविटीज को लोकेशन के साथ रिलेट किया गया है ना, एंड स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट आर डिलेड बाय, ये डिले हो जाते हैं अगर हम कह सकते हैं 4 दिन बाय 4 days फॉर 1 डिग्री एल्टीट्यूड, 1 डिग्री एल्टीट्यूड पे 4 दिन में, 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 4 दिन में, और 12 मीटर एल्टीट्यूड पे 4 दिन पे वो डिले हो सकते हैं। तो कुल मिला के लोकेशन को प्लांट की ग्रोथ के साथ आई थिंक रिलेट करते हुए बताया है, तो इस चीज को बोलते हैं बायो क्लाइमेटिक लॉ। बायो मतलब हो गया प्लांट की ग्रोथ, क्लाइमेटिक मतलब क्लाइमेट का, या हम कहें कि पर्टिकुलर लोकेशन, क्लाइमेट चेंज होता है ना पर्टिकुलर अर्थ पे, हम ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से इक्वेटर से ऊपर नीचे जाएंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और हाइट के साथ में, तो क्रॉप प्रोडक्शन इफेक्ट हो सकता है, ऐसे हम कहते हैं बायो क्लाइमेटिक लॉ। दिया किसने था, हॉपकिंस ने दिया था 1928 में, ये काम की बात है। और क्या था उसमें मेजर मेजर बात ये याद रख ली कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को क्रॉप प्रोडक्शन के साथ रिलेट किया था। बातें अब हो रही हैं कुछ विंड की। विंड जो है वो 10 से ज्यादा होनी चाहिए क्रॉप ग्रोथ के लिए, 50 से ज्यादा होगी तो दिक्कत हो जाएगी, सॉरी 10 किलोमीटर तक से ज्यादा होने की तो इनहिबिट ग्रोथ कम होने लगेगी।
और 50 किलोमीटर पे लॉजिंग पौधे गिर पड़ेंगे, क्रॉप्स ढह जाएंगे। मिनिमम विंड स्पीड 15 किलोमीटर होती है विनोइंग के लिए। विनोइंग का मतलब पास समझते हैं ना, वो चारा हटाना एक तरह से, या क्रॉप रेजिड्यू को अलग करना होता है, तो उसमें विनोइंग होती है, तो 15 किलोमीटर पर आवर चाहिए होता है। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग का एक तरह का रेशो होता है। राइस, पोटैटो, व्हीट, पल्म मिलेट, मूंग और लुसन के लिए वैल्यूज बताई है। राइस के लिए एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 to 1 रेंज होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्बिडो इज हाईएस्ट फॉर द फ्रेश स्नो 0.9 एंड लोवेस्ट होती है चारकोल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मुझे लगता है हर एग्जाम में, मैंने अभी एनवायरमेंटल साइंस का एग्जाम दिया था तो उसमें भी मेरे लिए हेल्पफुल था स्टेटमेंट कि फ्रेश स्नो के लिए 0.9 होती है सबसे हाईएस्ट जो है। जितना ज्यादा व्हाइट होगा उसका एल्बिडो उतना ज्यादा होगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट उतना ज्यादा करेगा। एल्बिडो ऑफ अर्थ कितना है? एवरेज एल्बिडो बहुत, ये पूरी स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, याद कर लेना। क्रॉप्स के लिए भी पूछा जा सकता है, या एग्रोनॉमी के स्टूडेंट हो तो फॉर श्योर इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और अदर कोई जनरलाइज्ड रूप में पढ़ रहे हो तो ये बाकी दूसरी बातें इंपॉर्टेंट है। एल्बिडो को नापने के लिए एक एल्बिडो मीटर भी होता है। एक्सटिंक्ट कोफिशिएंट क्या होता है? द रेट एट विच द लाइट इज बीइंग एटेन्यूएटेड। एटेन्यूएटेड मतलब कम होना, अगर लाइट किस रूप में कम हो रही है, विद इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द कैनोपी। कैनोपी मतलब पेड़ के अंदर घुसते घुसते लाइट कितनी कम होती जाती है, उसे हम कहते हैं एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, और इसकी वैल्यू होती है राइस के लिए 0.65। एलजीपी क्या होता है? एलजीपी होता है लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड इज अ period in which the available soil moisture is enough to meet the evapotranspiration requirement of the dryland crop। ड्राईलैंड क्रॉप्स के लिए एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं एलजीपी, और इसकी वैल्यूज याद कर लेना मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट है। पेरिनियल के लिए लेस देन 75, 75 टू 140 जो है वो सोल क्रॉप के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। सोल क्रॉप और इंटरमीडिएट क्रॉप के लिए, इंटर क्रॉपिंग के लिए और डबल क्रॉपिंग के लिए इनकी वैल्यूज क्या है पॉसिबल होती है, याद कर लेना। मुझे पॉज करके इंस्ट्रूमेंट की हाइट याद कर लेना, मुझे पॉज करके ये यूनिट्स याद कर लेना, मुझे पॉज करके ये आइसो फ्लैट्स याद कर लेना। तो आप कहेंगे ये तो आपकी जिम्मेदारी है याद करवाना। नहीं, टाइम कम है मेरे पास और मैं करवा भी नहीं पाऊंगा, ऐसी कोई ट्रिक्स मेरे पास बनी भी नहीं है अभी में। लेकिन आपके पास हो ट्रिक्स तो मुझे बता सकते हैं। कैसे आपने कभी कोई कोशिश की है याद करने की तो वो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। कभी नहीं करी कोई कोशिश, कोई बात नहीं, लेकिन अभी अब कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोबार जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए है। हेल जो है वो सनशाइन के लिए है। हाइट जो है रेनफॉल के लिए है। टैक्स जो है वो विंड के लिए है। थर्मल जो वर्ड है वो टेम्परेचर के लिए, ऑफकोर्स। नेफ्ट जो है वो क्लाउड्स के लिए है। नॉर्मल नॉर्मल्स जो है वो थर्मल एनोमलीज के लिए है। आइसो लोबर्स जो है वो, आइसोलोबर्स जो है, बार तो आई गया, अल्टीमेटली बार आ गया तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो गया। थर्मल आइसोप्लेट्स जो है वो ऑफकोर्स सॉइल टेम्परेचर से रिलेट हो गया। आइसो क्रोनस जो है वो लाइन ज्वाइनिंग द सेम की टाइम, है ना। आप क्रोनोलॉजी समझिए, एक मीम आता था ना, तो क्रोनो वर्ड ऑफकोर्स रिलेटेड टू द टाइम। प्लूवियल आता है एग्जाम में, तो ये रेनफॉल, डेप्थ ऑफ रेनफॉल, डेप्थ ऑफ रेनफॉल के लिए प्लूवियल है, और सिर्फ रेनफॉल के लिए हाइट्स है ना। कांस्टेंट मॉइस्चर कांस्टेंट के लिए स्टेरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई सारे टेस्ट सीरीज में देख सकते हैं। आइसोस्टेर जो है वो कांस्टेंट मॉइस्चर कांस्टेंट है। आइसोफीन जो है वो हम देखते हैं सीजनल फिनोमेना से रिलेटेड होता है। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे पॉज करते हुए अपने आप चुपचाप पढ़ लें, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज रीड कर पाऊँ। आई होप ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित होंगे। तो ये था आज का वीडियो, और आई रियली होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा इस वीडियो के बाद, हम शॉर्ट रिविजन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी लेने की कोशिश करेंगे कि फिजियोलॉजी का जो भी बातें याद रखनी है उन्हें कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।